स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, कांस्टेबल लेवल का हो, या फिर बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप रख सकते हैं। ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके ऐसी वीडियोस आएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन, इन वीडियोस से क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि 100% ये जो है आपका तुक्का लगाया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल वीडियोस करंट अफेयर्स पे आने वाली हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आपको बिल्कुल एक बार आप पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बस काम ख़त्म। नोट्स बना के रख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इससे फास्टली आपको करंट अफेयर आप कहीं भी कवर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको वीडियोज़ की जो भी लिंक होंगी या फिर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इस चैनल से बने रहें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज कोरोना वायरस। ठीक है, किस तरह का वायरस है कोरोना वायरस, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन वायरस, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस और विटामिन वायरस। आपका सही आंसर होगा आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आरएनए वायरस आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, जो कि आपके लिए वो यही सारी पॉइंट हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं और इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन से हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहली बार आपसे ये आ सकता है, जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार कोरोना वायरस का आइडेंटिफिकेशन कब हुआ था। ठीक है, कब कोरोना वायरस को जैसे पहली बार जांचा गया था कि ये कोरोना वायरस ऐसे करके कोई बीमारी भी होती है। तो सबसे पहली बार इसे 1965 में आइडेंटिफाई किया गया था। आपको याद रखना है ये ईयर 1965 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड किया था। ठीक है, ह्यूमन कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अभी तक कितने तरह के वैक्सीन निकले हैं? अभी तक टोटल 4 तरह के वैक्सीन्स निकले हैं। ठीक है, कितने तरह के वैक्सीन्स निकले हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना वैक्सीन और स्पुतनिक वैक्सीन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन। ठीक है, स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये चारों नाम हो गए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना वैक्सीन, स्पुतनिक वी वैक्सीन। ठीक है, आपको ये चारों के नाम याद रखने होंगे। कोवैक्सीन कहाँ पे बनाया गया था, किसके थ्रू बनाया गया था? कोवैक्सीन इंडिया में ही बना है, भारत बायोटेक के थ्रू। ठीक है, भारत बायोटेक, आपने नाम सुना होगा, भारत बायोटेक के थ्रू बनाई गई है कोवैक्सीन। कोविशील्ड बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी वैक्सीन जनरेट की गई है, डेवलप की गई है, मैन्युफैक्चर की गई है। ओके, तो आपको वहाँ पे कोविशील्ड लिखना है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। ठीक है, ये पुणे में है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाए तो ये पुणे में है। इसे फाउंड किया था साइरस पूनावाला ने 1966 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मॉडर्ना की तरफ। मॉडर्ना जो है, मॉडर्ना ये एक अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, जहाँ पे बनाई गई है मॉडर्ना वैक्सीन। ओके, ये अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में है। इसका हेडक्वार्टर है यूएस में। ओके, फाउंड किया गया इसे 2010 सितंबर। ये सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, 2010 में इसे फाउंड किया गया, सितंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च पोषण अभियान फॉर द एल्डरली। कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने, बहुत सारे यूनियन मिनिस्ट्री हमारे भारत में हैं, तो
कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पोषण अभियान एल्डरली, मतलब बूढ़े लोगों के लिए। अक्सर कुपोषण का शिकार हमेशा ये जो लॉन्च किया जाता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बट इस बार बूढ़े लोगों के लिए ये पोषण अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और इनमें से कोई भी नहीं। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। नोट्स बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स बनाना है आपको, ताकि आप एक बार कॉपी पलटे और आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आप फिर से आपको याद हो जाए, आपके मेमोरी में आ जाए। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, जाहिर सी बात है कि आपको 10 दिन याद रहेगा, 20 दिन याद रहेगा, बट एग्ज़ाम तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इस पोषण अभियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये पोषण अभियान जो है बुज़ुर्गों के लिए चलाया गया है। ठीक है, ओल्ड एज होम में ही रहते हैं उन बुज़ुर्गों के लिए, हर बुज़ुर्ग के लिए ये नहीं है, उन बुज़ुर्गों के लिए है जो कि ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। ठीक है, आश्रम में जो बूढ़े लोगों के लिए जो आश्रम बनते हैं उसमें जो बुज़ुर्ग रहते हैं और जो कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए ये पोषण अभियान चलाया गया है। ठीक है, इनका मेन मोटिव है उन्हें न्यूट्रिशन देना। कुपोषण आदमी को कब होता है, कुपोषित आदमी कब होता है, जब उन्हें किसी को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अच्छा उनका खान पान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति ओल्ड एज में रहते हैं या फिर उनका कोई घर नहीं है और वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन देना इनका काम है, और ये इसी वजह से ये पोषण अभियान चलाया गया है। पोषण अभियान में बेसिकली उन्हें न्यूट्रिशन देना इनका मोटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स। और अगर देखें इस मिनिस्ट्री के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर इसके बारे में देखें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं आगे। With which country Indian Navy has conducted a 2-day naval exercise PASEX in Bay of बंगाल। किस कंट्री के साथ इंडिया नेवी ने कंडक्ट किया है 2 दिन का नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है पैसेक्स इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं यूएस, रशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे यूएस। ठीक है, यूएस इज योर राइट आंसर। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। ठीक है, ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी ऑब्जर्व्ड ग्लोबल फैमिली डे, कब हम ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व करते हैं। पास ऑप्शंस हैं 5 जनवरी, 7 जनवरी, 1 जनवरी और 9 जनवरी। ग्लोबल फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे नहीं, ग्लोबल फैमिली डे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी। 1 जनवरी इज़ योर राइट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। 1 जनवरी के दिन हम ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं, आपको याद रखना है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लोकेटेड। कहाँ पे हेड क्वार्टर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का लोकेटेड है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और पटना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इज़ योर राइट आंसर। यहीं पे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होते जा रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसे फाउंड कब किया गया था। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 1954 में फाउंड किया गया था, बैंगलोर में ही। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे। कई बार आपको एग्ज़ाम में डेट्स पूछ तो दिए जाते हैं, बट डेट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप ईयर याद करके चलिए। ठीक है, अगर आपको डेट्स नहीं याद होते हैं तो एटलीस्ट आप ईयर याद करके रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been appointed as the chairperson of standing conference of public enterprises, जिसे हम स्कोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, किसे एज अ चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है स्कोप के लिए, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको बिल्कुल ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और जो उसका फुल फॉर्म है वो भी लिख दिया है। कई बार फुल फॉर्म्स पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं अभिनव मंडल, सोमा मंडल, विजयन पिल्लई, पार्थिव चौहान। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होते जा रही होगी। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has been appointed as the brand ambassador of New Growth Credit? किसे नियुक्त किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू ग्रोथ क्रेडिट? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रख दिया है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वीडियो है और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, दीपिका पादुकोण और आमिर खान। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को ही न्यू ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर? यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर बुक के ऑथर कौन है, आपसे ये पूछा गया। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं पवन सी लाल, रवि गोस्वामी, लक्ष्य सिंघानिया और अमन कुमार। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे पवन सी लाल। पवन सी लाल ने ही यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी, आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं अगली वीडियो बुक्स और ऑथर्स की भी ला के आपको दे दूँगी, जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं, मतलब 6-7 महीने पहले की, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। स्किप करने पे बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द शहीद अशफाक उल्लाह खान ज़ूलॉजिकल पार्क? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस सिटी में, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है शहीद अशफाक उल्लाह खान ज़ूलॉजिकल पार्क? कौन से सिटी में किया गया है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आपके पास 4 विकल्प हैं, वो हैं शिवनगर, गोरखपुर, कानपुर एंड फैज़ाबाद। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका सही आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खान ज़ूलॉजिकल पार्क बनाया गया है। ठीक है, कुछ बातें उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं अब। आपको ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल याद करके रखेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। तो उत्तर प्रदेश जो है, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ का कैपिटल है लखनऊ। ये हो गई बेसिक सी बात। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खान ज़ूलॉजिकल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं। ये सेकंड बिगेस्ट पार्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसने दूसरा स्थान अपना दर्ज करवा लिया है उत्तर प्रदेश में। ये सेकंड बिगेस्ट पार्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड बिगेस्ट पार्क, सबसे बड़ा दूसरा पार्क उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आपको यहाँ पे शहीद अशफाक उल्लाह खान ज़ूलॉजिकल पार्क का नाम लेना है। ठीक है, ओपनिंग डेट इसकी क्या थी, ये कब खुला था, ओपन इसे कब किया गया था? इसे किया गया था 27 मार्च को। 27 मार्च 2021, 27 मार्च 2021 को ओपनिंग डेट हुई थी इसकी।
ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह खान को हम सबसे ज़्यादा किस वजह से जानते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यों आखिर आदित्यनाथ योगी जी ने इनके मतलब ये इन्हीं के ऊपर क्यों स्पेसिफिकली इनके नाम के ऊपर ही क्यों पार्क खोला, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम शहीद अशफाक उल्लाह खान को सबसे ज़्यादा जानते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी के वजह से। ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी के वजह से ही इन्हें जाना जाता है। महज बहुत ही कम उम्र में 27-28 के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही यूथ एज में इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से भी आदित्यनाथ योगी जी ने मतलब हमारे जितने भी देश के लोग हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से ही इनके नाम पे ही उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है पार्क। तो आप अगर नहीं गए हैं, आपने नहीं घूमा है तो प्लीज़ जाके विज़िट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो इनका जो बर्थ था अशफाक उल्लाह खान का, शहीद अशफाक उल्लाह खान का, इन्हें कहा ही जाता है शहीद अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, तो इनका जो बर्थ डेट है वो आप जान लीजिए 22 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 22 अक्टूबर 1900 में। ठीक है, 1900 में इन्होंने 22 अक्टूबर को जन्म लिया और महज 19 दिसंबर 1927 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 19 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महज 27 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको ये बातें जानना ज़रूरी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करुणा अभियान इज अंडरटेकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एवरी ईयर। करुणा अभियान एक अभियान है जो कि किस स्टेट में किया जाता है, आपको ये बताना है। आप पहले ये बताएं कि करुणा अभियान किस स्टेट में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तब मैं बताऊंगी कि आखिर ये करुणा अभियान है क्या। आपके पास विकल्प हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए गुजरात जो है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है यहाँ के, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि फादर ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है? फादर ऑफ गुजरात कहा जाता है रविशंकर महाराज को। रविशंकर महाराज को फादर ऑफ गुजरात कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। फादर ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज को। बात करते हैं करुणा अभियान के बारे में। करुणा अभियान जो है वो मकर संक्रांति के टाइम पे चलाया जाता है, जब हम पतंग उड़ाते हैं। तो करुणा अभियान का मोटिव यही रहता है चलाने का कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी जो धारदार धागे रहते हैं, वो थ्रेड जो होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, उससे कई पक्षियों को चोट पहुंच जाती है। इस वजह से उस टाइम मकर संक्रांति के टाइम करुणा अभियान हर साल गुजरात में चलाया जाता है। गुजरात में आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा पतंगबाजी की जाती है। इस वजह से ये हमेशा करुणा अभियान जो हर साल है वो यहाँ के जो सीएम हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो चलाते हैं इस करुणा अभियान को। जो भी पक्षियों को चोट लग जाती है तो वो उनका इस करुणा अभियान में केयर करते हैं। और जो धागे होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक धागा होता है कि आपको यही धागा यूज़ करना है, ये धागा यूज़ नहीं करना है। तो करुणा अभियान का यही सीन है। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे जो भी क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।